चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डिटर्मिनेंट में पिछले क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन पढ़े, डिटर्मिनेंट होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं वो चीज़ हम लोग पढ़े। इसके बाद जस्ट पढ़े कि माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। इस पे हम लोग जो है एक एक्सरसाइज किए। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। प्रॉब्लम इसी से आता है, एक 5 मार्क्स का आता है और एक 2 मार्क्स का आता है, लगभग 7 मार्क्स का दे देता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में फर्स्ट 7 से 8 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। लिखता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज, कहता है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा when रोज आर चेंज इनटू कोरस्पॉन्डिंग कॉलम। मतलब क्या हुआ कि अगर रो को हम कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे देखिए, 2 गुना 2 ऑर्डर से हम समझाते हैं। जैसे कि ए कोई डिटर्मिनेंट है, 1 2 3 और 4 है। ये कितना रो कितना कॉलम का है? 2 रो 2 कॉलम। पहले इसको पहले मैट्रिक्स के फॉर्मेट में दे देते हैं, ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए पे पावर टी करते हैं, बोले तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन द रो आर चेंज इनटू कोरस्पॉन्डिंग कॉलम। रो को हम किस में चेंज करते हैं? कॉलम में, या कॉलम को रो में। तो ये तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, नहीं पढ़े थे प्रॉपर्टीज में कि रो को अगर कॉलम में पढ़ते हैं, कॉलम क्या पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में कि अगर ए का ट्रांसपोज हमको करना है, ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे, एम रो और क्या कॉलम है? एन कॉलम है। अगर ए का ट्रांसपोज करें या ए डैश लिखे थे, दोनों चीज लिखे थे, ये ए आई जे जो है किस में बदल जाता है? ए जे आई में, और एन इंटू क्या है? यहाँ पे आई किसको कंटेंट कर रहा है? एम को। यहाँ जे किसको कंटेंट कर रहा है? एन को, ठीक है। ट्रांसपोज करने के बाद अब देखते हैं इसका वैल्यू पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो हम जैसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या हो जाएगा बताइए? तो 1 गुना 4 माइनस 2 गुने 3, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? 4 माइनस 6, दैट इज कॉल्ड -2। ये डिटर्मिनेंट है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएट एज ए डिटर्मिनेंट। और जैसे ए पे पावर क्या लिखेंगे बोले तो ट्रांसपोज लिखेंगे तो कितना होगा? 1 गुने 4 माइनस 2 गुना 3, तो कितना हो जाएगा बोले तो 4 माइनस 6, दैट इज कॉल्ड -2। दोनों का वैल्यू सेम है। पहले रुकिए, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिख देते हैं। 1 3 2 और 4, इधर भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4। अब ठीक है, ए पे पावर टी कर दे। बताइए तो दोनों के वैल्यू में कुछ हुआ अंतर नहीं? तो हम लोग जान सकते हैं, दैट इज बोल सकते हैं क्या कि डेल बराबर क्या होता है? डेल का ट्रांसपोज। पहला प्रॉपर्टी यही है कि कोई भी वैल्यू ऑफ है, मतलब इसको हम डेल लिख सकते हैं, डेल, और ये मेरे पास क्या कहलाएगा बोले तो डेल का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत? कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम व्हेन द इंटरचेंज रो को कॉलम में करें या कॉलम को रो में करें, तो पहला वैल्यू पर कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो डेल बराबर क्या हो गया? डेल का ट्रांसपोज। पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज, कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा यदि इंटरचेंज करते हैं रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। समझ में आ गया कि डेल बराबर क्या है? पहला प्रॉपर्टीज डेल का ट्रांसपोज। दूसरा क्या बोलता है कि इफ एनी 2 नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहता है? प्रॉपर्टीज नंबर 2, प्रॉपर्टीज नंबर 2, इसको भी समझते हैं, कोशिश करते हैं। इफ एनी 2 रो और कॉलम, कहता है कि इफ एनी 2 रोज या कॉलम, क्या लिखे नमा? इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, तो कहता है कि द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज, द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज बट द वैल्यू बी सेम, वैल्यू बी सेम। संस्कारी प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज देखिए, सुनिए फिर से एक बार कॉल कर देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट 7 से 8 प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम लोग जब एक्सरसाइज वर्क करेंगे, जैसे कोई भी डिटर्मिनेंट को हम लोग जनरली बनाए थे ना कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम रहे 1 2 3 4 5 6 2 3 1, ये तो सिंपल में बना लिए थे। यही चीज अगर इस तरह का रहे, ताकि मान देगा दे देगा 42, फिर 47 49 100 200 400, फिर मान लीजिए 600 700 और 800, ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया, ठीक है। इसको तो सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा,
नहीं लगेगा गुना करने में कहीं एरर, उस चीज़ को इजी करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ये चीज़ जो इतना ज़्यादा टफ ना हो जाए, तो इसके लिए हमको क्या है 7 से 8 प्रॉपर्टीज है, उसको समझते हैं। एक एक प्रॉपर्टीज को अच्छे से हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज। कहता है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा यदि रो को हम किस में चेंज करते हैं, बोलिए तो कॉलम में। रो को किस में चेंज करते हैं, कॉलम में। जैसे कि एक कोई मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिक्स है, इसको अगर हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, इसलिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो डिटर्मिनेंट होता है। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 1 गुना 4 माइनस 2 गुना 3, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में नहीं कीजिएगा, उसको पहले डिटर्मिनेंट में ला दीजिएगा। और इसका अगर ट्रांसपोज हम किए तो ये मैट्रिक्स इसलिए लिखिए कि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ किसका पढ़े हैं, मैट्रिक्स का ना चेंज करने के लिए पढ़े हैं। तो ये करिए तो देखते हैं कि दोनों का रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, दोनों का वैल्यू सेम। दूसरा प्रॉपर्टीज देखिए, इफ, यहाँ देखिएगा, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, यदि किसी दो रो या कॉलम को डिटर्मिनेंट को हम इंटरचेंज करते हैं, मतलब कि रो को R1 को R2 में इंटरचेंज का बताए थे ना सिंबल शुरू दिन जब पढ़ाए थे ऑपरेशन ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। कहता है कि कोई भी अगर एक डिटर्मिनेंट हम लिए, सपोज कीजिए कि 1 2 3 और 4, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। कहता है कि इफ एनी टू रो R1 और R2 या 3 में भी, इफ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, कहता है किसी दो रो या दो कॉलम के डिटर्मिनेंट को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज, उसका जो वैल्यू होगा, अगर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन वैल्यू मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे एग्जांपल इसका बोले तो डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, डेल अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे, 1 गुने 4 माइनस 2 गुना 3, 4 में 6 गया, कितना बचा, -2। अगर हम सपोज कीजिए कि R1 को हम इंटरचेंज किस में कर दें, R2 में, ये सिंबल किसका है, इंटरचेंज का, तब बताइए तो रिजल्ट क्या होगा। जैसे कि A है, इंटरचेंज करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा ना, R1 को क्या लिखेंगे 3 4 और 1 और 2। अब बोले तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A या डेल कितना हो जाएगा, 3 गुने 2 और माइनस 4 गुना 1, बताइए तो 6 में से 4 गया, कितना बचा 2। यहाँ पर भी जो हम निकाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर, यहाँ पर क्या निकला है -2। तो क्या अंतर हुआ कि वैल्यू डिटर्मिनेंट का सेम रहेगा, लेकिन साइन उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हुआ ना, तो माइनस के साथ क्या हो जाएगा प्लस, या प्लस के साथ माइनस। एक हम 3 गुना 3 ऑर्डर का समझाते हैं, ये और जो कल नहीं आए थे दूसरे नंबर, उसके लिए देखिए क्या है, 1 2 3 2 4 5 और 3 2 1, बताइए तो कितना रो कितना कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम का है। अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं पहले, डिटर्मिनेंट ऑफ A या डेल भी बोले थे निकालने के लिए, या DET ऑफ A, सबका मतलब एक ही होता है। ये देखिए, अगर हम पहला साइन क्या लिए, 1 का लिए, पहला साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल होता है ना। तो वैल्यू निकालने के लिए किसी भी पर्टिकुलर एक रो को हम सेलेक्ट करते हैं, जनरली एक रखें, तो एक रखेंगे तो क्या होगा रिजल्ट, ये कैंसिल ये कैंसिल, लेकिन डिलीटिंग ऑफ द रो और कॉलम किए थे तो रो का मतलब क्या हुआ, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये पूरा कंप्लीट, तो क्या बचा 4 5 2 और 1, फिर बीच में दूसरा सेकंड क्या देंगे माइनस, माइनस क्या हो जाएगा 2, तो इसमें बोले थे कि डिलीटिंग कीजिए रो को, इसके साइड में क्या है 3 और इधर ये कैंसिल, टी बनेगा तो कितना हो जाएगा 2 5 3 और 1, लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस, बोले क्या रखेंगे 3, तो अब क्या करेंगे ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो कितना बचा 2 4 3 और 2। देखिए इसका कितना रिजल्ट होगा, 1 रखे 4 गुना 1 4 माइनस 10 माइनस 2 कीजिए, क्या हो जाएगा 2 माइनस 15 प्लस क्या हो जाएगा 3 4 और माइनस 12 ना, तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा -6 माइनस 2 गुना -13 और प्लस 3 गुना -8, तो हो जाएगा -6 और प्लस 26 और -24। तो रिजल्ट कितना हो गया 26 24 37 ना, -30 और प्लस 26, दैट इज कॉल्ड कितना हो जाएगा -4, ये रिजल्ट है। अब क्या बोलता है कि कोई भी रो या कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं, इस बार रो को इसमें रो किए थे ना, इस बार कॉलम कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर इच्छा हो गया कि C1 को इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज किस में कर रहे हैं, C2 में कर रहे हैं, या C1 को किस में इम्प्लाइज कर रहे हैं, C3 में कर रहे हैं, किसी तरह भी आप कर रहे थे, तब बताइए तो रिजल्ट क्या होगा, A बराबर कितना हो जाएगा C1 को C2 में, तो 2 4 2, इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 और 3 5 1। अब बताइए तो रिजल्ट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A या डेल लिखते हैं या DET ऑफ A, तो हम तो 2 रखेंगे,
है ना बोले, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितना बचा 2 5 3 1, बीच में -1 देंगे, फिर ये कैंसिल, कितना बचेगा 4 5 2 1, और बीच में प्लस क्या देंगे 3, फिर ये कैंसिल, क्या बचा 4 2 2 और 3। अब बताइए तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 2 2 माइनस 15 -1, 4 माइनस 10 और प्लस 3 ना, कितना हुआ 12 माइनस 4 ना। ऐसा ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो जाएगा -26, कहेंगे 2 में से 15 गया -13, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, फिर देखिए प्लस 3 गुने 8 ना, तो 24 हो जाएगा ये ना। तो देखिए कितना हुआ 24 6 30, 30 में से 26 गया, कितना बचा +7, यहाँ देखिए -7 था, यहाँ प्लस हो गया ना। तो बताइए तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज हम करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, रिमेन सेम। अगर कोई डिटर्मिनेंट को कोई 2 रो या 2 कॉलम को, 2 रो दिया 2 कॉलम को, मैंने कोई भी एनी 2 रो या कॉलम R1 को R2 में या R2, तो वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन साइन उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ना, अपोजिट हो जाएगा, चेंज करें। 2 प्रॉपर्टीज क्लियर हुआ, और 2 मुझे सब बता ही अच्छा। चलिए हम लोग 2 प्रॉपर्टीज क्लियर किए। थर्ड नंबर में यहाँ पे देखिएगा, ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका बहुत ज्यादा हम लोग जो है अप्लाई करेंगे। देखिए क्या लिखा है, ये प्रॉपर्टीज नंबर 3, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। समझिएगा, इसमें बहुत सारा वर्क हम लोग करेंगे, लगभग इस पे जो है 15 से 20 सवाल करेंगे। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 when any 2 रो और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा, जो कहता है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कब होगा, जब कोई भी 2 रो या 2 कॉलम क्या हो, एक जैसा हो। तो हम लोग जब ये डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर का है, 3 गुना 3 डेल लिख दिए, देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। A1 B1 C1 लिखा है, A2 B2 C2 लिखे, और फिर क्या लिखे A1 B1 C1। देखिए तो ये R1 और R3 आइडेंटिकल है कि नहीं, सेम है ना, A1 B1 C1 A1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख देंगे, डिटर्मिनेंट 0, क्योंकि हम लोग को बताना पड़ेगा कि व्हेन कहा है, क्योंकि सिंस, इसको दिखा भी देते हैं, सिंस R1 एंड R3 ना, R क्या है बोले तो आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ, एक जैसा है। फिर से एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जिसे मान लीजिए कि हम इसको सॉल्व अगर करते हैं तो देखते हैं क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है ना। ये तो डेल है, डेल में डिटर्मिनेंट हुआ, इसमें मॉड नहीं लगाइए, जिसे हम लोग A1 रखे, ठीक है। ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा B2 C1 माइनस B1 C2, ठीक है। फिर बीच में क्या देंगे माइनस B1, ये कैंसिल किए, B2 C1 माइनस B1 C2, ठीक है। फिर B1 दिए तो ये कैंसिल, क्या हो जाएगा A2 C1, ये ना होगा A2 C1 माइनस A1 और C2, ठीक है ना। और फिर तीसरा में क्या रखेंगे हम लोग, C1 रखेंगे, तो ये कैंसिल, क्या हो जाएगा A2 B1 और माइनस B2 A1 या A1 और B2। अब सबको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू 0 आएगा। जब हम इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा A1 B2 C1 माइनस बोलिए A1 B1 C2, फिर माइनस क्या हो जाएगा B1 A2 C1, सॉरी, फिर माइनस माइनस प्लस B1 A1 C2, फिर प्लस क्या हो जाएगा A2 C1 B1 और माइनस क्या होगा A1 B2 और C1। देखिए तो A1 B2 C1 है कहीं, A1 C1 और B2, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखते हैं क्या A1 B1 C2, देखते हैं A1 B1 C2, ये प्लस माइनस कैंसिल। देखिए A2 है, C1 है और B1, ये भी कैंसिल। तो रिजल्ट मेरे पास क्या हो गया बताइए तो 0 होगा। कोई भी अगर 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हो तो विदाउट उसको सॉल्व किए ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्या लिखेंगे, रिजल्ट 0। जैसे एक एग्जांपल हम छोटा सा और दिखाते हैं, हाँ जैसे वो भी सेम, देखिए जैसे 400 है, 800 है, और इसके बाद कितना है 900 है। यहाँ पे लिख दिया 1687, कुछ भी लिखे 1789 और 2009। इधर फिर कर दिया कितना 400, 800 और 900। देखिए तो ये दोनों सेम है, कौन कौन सेम है, तो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। जैसे आइडेंटिकल है तो इसको बिना सॉल्व किए डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आया समझ में कि कितनों खाली आइडेंटिकल देखेंगे रे, पहला क्या बताए थे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहता है कब, जब उसको ट्रांसपोज करते हैं डेल बराबर डेल का। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या पढ़ा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम बट द साइन भी चेंज, कब, जब एनी 2 रो या कॉलम को हम लोग क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं,
चेंज नहीं करते हैं। चेंज का मतलब हो जाता है ट्रांसपोज, इंटरचेंज, इस सब बात पे ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या पर है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी जीरो इफ एनी टू रो या कॉलम आर क्या हो आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होगा तो बता दें। अब देखिए 4 नंबर प्रॉपर्टीज पढ़िएगा जो अप्लाई हम लोग करेंगे। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेम रो और कॉलम, कहता है कि यदि सेम रो या सेम कॉलम हो और किसी पर्टिकुलर नंबर से अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लिखें, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ द सेम रो या और सेम कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय द सर्टेन नंबर। जैसे किसी पर्टिकुलर नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें, चाहे रो में किए, सब तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, मैट्रिक्स में ना सबसे मल्टीप्लाई होता है, किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो देन दैट डिटर्मिनेंट बिकम्स बाय द मल्टीप्लाइड नंबर। इसका मतलब क्या है कि वो नंबर उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि ये डेल है, हम अभी डेल को जैसे सॉल्व किए, a1 रखेंगे, है ना, बोलिए क्या रिजल्ट होगा, इसको कैंसिल, तो b2 c3 माइनस b3 c2, फिर बीच में क्या देंगे माइनस, अगर b1 रखते हैं तो ये कैंसिल क्या हो जाएगा, a2 c3 माइनस a3 c2, इसके बाद प्लस करते हैं क्या चीज c1 अगर रखते हैं तो ये कैंसिल क्या हो जाएगा, a2 b3 ना माइनस b2 a3, ठीक है, b2 a3 ये है। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, डेल का एक ट्रांसपोज नहीं लिखें, मतलब कि इसको कुछ मान लेते हैं, डेल 1 ही मान लेते हैं, ठीक है, डेल 1 मानते हैं क्योंकि m से गुना किए हैं ना, तो बोले तो ये कितना हो जाएगा, m a1 होगा, तो ये कैंसिल क्या होता है, b2 c3 माइनस b3 c2, फिर बीच में क्या देंगे माइनस m b1, ये कैंसिल क्या बचेगा, a2 c3 माइनस a3 c2, और लास्ट में क्या हो जाएगा m इंटू c1 करते हैं, ये कैंसिल क्या हो जाएगा, a2 b3 माइनस a3 b2। अब पता है तो सब में कॉमन क्या है, मेरा m कॉमन है, जैसे हम सब में m कॉमन लेंगे तो बताइए तो रिजल्ट क्या बचेगा मेरे पास, a1 कितना हो जाएगा, b2 c3 माइनस b3 c2, m कॉमन है माइनस b1, ये b1 लिखे हैं, a2 c3 माइनस a3 c2, बीच में प्लस क्या हो जाएगा c1, बोलिए क्या होगा, a2 b3 माइनस a3 b2, ये रिजल्ट है। अब मिलाइए तो a1 है, a1 b2 c3 माइनस b3 c2, फिर बीच में क्या है माइनस b1 है, देखिए सेम आया ना, फिर कितना है c1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, तो वो पर्टिकुलर नंबर क्या हो जाता है बाहर में हम रख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डेल बराबर क्या हुआ m इंटू बी। और इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का है, n ऑर्डर का है, के भी के एनी स्केलर है, एनी नंबर से दोनों के एक का डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, के पे पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। मतलब इसका क्या हुआ, एक छोटा सा और एग्जांपल हम दिखाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि इसको हमको सॉल्व करना है, यहाँ पे दे दिया 32 24 और क्या लिखा है 16, 32 24 16 है, इसके बाद 8 3 एंड 5 और लिखा है क्या चीज में 4 5 3, यही सवाल है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो सिंपल मेथड क्या है, इधर देखिए सिंपल 32 लेंगे, ये कैंसिल करेंगे। अब देखिए तो इसमें कि क्या मैक्सिमम हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें क्या क्या कॉमन आएगा, पहला रो में देखिए तो कुछ कॉमन आ सकता है, क्या आएगा 8 ले सकते हैं, 8 का मल्टीपल है, ये सब में क्या कॉमन है 8, अगर कॉमन बाहर निकाल सकते हैं तो बताइएगा R1 से हम क्या कॉमन लिए, यहाँ पे समझिएगा R1 से हम क्या कॉमन ले रहे हैं 8, m इंटू 8 कॉमन लीजिए, बोलिए तो क्या रिजल्ट बचेगा 4 3 2, फिर बताइए 8 3 5 और क्या बचा 4 5 3। अब देखिए तो और कुछ कॉमन आएगा, ध्यान से कॉलम से आ जाएगा कॉमन, क्या आ जाएगा 4 8। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, C1 से कॉलम क्या ले सकते हैं 4, तो बताइए क्या होगा 8 इंटू क्या हो जाएगा 4 ना, क्या आ जाएगा 1 2 1 3 3 5 और 2 5 3। अब देखिए तो ये छोटा सा सिंपल हो क्या करना है, तो 8 गुना 4 कितना हो जाएगा 32 और गुने इसका जो भी वैल्यू आएगा वो चीज़ हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। तो इतना लंबा रिजल्ट से हम लोग क्या करेंगे उसको इजी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं इसी बेस पे, जैसे कि मान लिख दिया क्या 4 है 16 एक से 4 8 12 5 10 15 है, फिर 3 6 और 9 है, ये सवाल बोलेगा इसको आप सॉल्व कीजिए। तो पहले देखते हैं कि कुछ कॉमन आ सकता है, देखिए तो किससे आएगा, C1 से क्या कॉमन आएगा 4, चलिए बोले तो C2 से 5 और C3 से 3, तो बोले क्या कॉमन आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 2 3, इधर भी क्या होगा
1 2 3, इधर भी क्या होगा 1 2 3, बोले किससे कॉमन लिए, C1 से कॉमन क्या लिए 4, C2 से 5 और C3 से 9, सॉरी 3 ना, 3 कॉमन हम लोग लिए, बाय मिस्टेक 3 कॉमन। अब बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 सेम आ गया ना। हम क्या बोले थे सिर्फ 2 ही आइडेंटिकल होना चाहिए, यहाँ पर क्या हो गया तीनों हो गया, ये तो ब्रांडेड जीरो हो जाएगा, 2 में ही जीरो हो सकता था, यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया ना। तो डायरेक्ट अगर एक जैसा है देखिए 4 5 20 20 या 60 गुना क्या हो जाएगा जीरो, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट क्या होगा जीरो। इतना सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं पड़े। अगर लेते हैं 4 तो कितना था 9, देखिए ऐसे भी कर देते हैं, अगर 4 रखते हैं ना तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 10 गुना 9 90, अब माइनस 15 गुना 6 90, जीरो हो गया। फिर माइनस 5 लेते तो कितना हुआ 9 8 72 माइनस 12 6 72, जीरो हो गया। फिर 3 रखते हैं तो क्या हुआ 120 माइनस 120 जीरो, इसको भी रिजल्ट जीरो हो जाता है। तो हम लोग जो है मैक्सिमम कॉमन लेके उसको कमजोर करते हैं, उस वैल्यू को, डिटर्मिनेंट को जो मैक्सिमम कॉमन लिए वो कमजोर हो गया, जैसे छोटा नंबर आएगा तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये मेरा प्रॉपर्टीज नंबर कितना हुआ 4। प्रॉपर्टीज नंबर 4 तक क्लियर किए। प्रॉपर्टीज 5 प्रॉपर्टीज 6 ये दोनों थोड़ा सा लंबा है, इसके बाद सब छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है, तब एक ही लाइन का है। इसमें क्या लिखे हैं, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। सबसे पहले एक बार रिकॉल हम कर देते हैं। पहला प्रॉपर्टीज था कि डेल बराबर डेल का ट्रांसपोज, दूसरा था कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम बट द साइन बी अपोजिट व्हेन द एनी रो या कॉलम को हम लोग क्या करते थे इंटरचेंज करते थे। 3 नंबर में आया क्या कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज जीरो व्हेन द एनी 2 रो या कॉलम्स आर आइडेंटिकल। 4 नंबर प्रॉपर्टीज जब गए, 4 नंबर प्रॉपर्टीज में हम लोग गए तो 4 नंबर प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या पढ़े कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में हम मैक्सिमम नंबर कॉमन ले सकते हैं ना, m से गुना किए तो वही मेरा रिजल्ट हुआ। अब आता है पांचवा और छठा प्रॉपर्टी कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, समझिएगा स्थिर से, व्हेन एनी 2 रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर या एक्सप्रेशन व्यंजक होता है एंड एडेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर रो। तथा अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसमें किसी नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा नंबर, जैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़े थे ना कि R1 को तैयार किए थे R1 + 2 × R2, ये ऑपरेशन हम पढ़े हैं। तो अगर इस तरह का डिटर्मिनेंट में करते हैं, मैट्रिक्स में तो इफेक्टेड हो जाता था, तो डिटर्मिनेंट में हम किससे किए A1 B1 C1 एक 3 × 3 ऑर्डर का है। हम इसमें क्या किए कि पर्टिकुलर कि R1 को हम तैयार किए, देखिए कैसे, R1 क्या है A1 A2 A3, इसको हम किससे गुना कर रहे हैं K से, तो R1 को तैयार किए R1 + K × R2, ये ना ऑपरेशन लगाए। देखिए ना R1 में क्या था A1 A2 A3 है ना, तो R1 को हम तैयार किए, इसको K से गुना कर दिए और इसमें हम क्या कर दिए ऐड कर दिए, तो कितना हो जाएगा A1 + K से गुना किए K × R2 में पहला क्या है B1 है, दूसरा फिर क्या आता है A2 + K × B2 और A3 × K × B3। तो देखते हैं क्या है ये चीज का इफेक्ट तो इस पे पड़ा। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं देखिए जिसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या जोड़े, इसमें ना जोड़े, इसको हम पहले बंद करते हैं। पहले क्या लिखेंगे A1 B1 C1, इसमें भी जोड़े हैं, इसको बंद कीजिए A2 B2 थे और फिर इसमें भी हम लोग जोड़े हैं तो क्या होगा A3, ये कर दिए। अब सेकेंड में क्या जोड़ रहे हैं K, तो ये जो A1 है इसको अब हटा दीजिए, K निकाले तो K को बाहर कर देते, यहाँ पर क्या बचा B1, इसमें भी A2 बाहर, यहाँ पर क्या बचेगा B2, यहाँ पर क्या बचेगा B3, फिर देखिए B1 B2 B3 तब बताइए तो ये दोनों कैसा मेरा मैट्रिक्स हो गया, ये दोनों जस्ट अभी लिखें क्या हो गया आइडेंटिकल हो गया। तो ऑब्वियस है जब आइडेंटिकल हो गया तो इसको लिखेंगे A1 A2 A3 वाह B1 B2 और B3, यहाँ क्या होगा C1 और बताइए C2 और C3, ये तो मेरे पास आइडेंटिकल हो गया तो K × क्या हो गया 0, इस पर कोई प्रभाव पड़ा तो ये मेरा मैट्रिक्स यहाँ पे मिल गया डिटर्मिनेंट। तो क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एक्स्ट्रा नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर जरूरत पड़े तो वो डिटर्मिनेंट पर कोई ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता है। अब देखिए ये चीज़ प्रॉपर्टीज नंबर 6 कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे देखिएगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सम रो या कॉलम इज द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। आज बता रहे हैं कि डिटर्मिनेंट का सम हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए A1 A2 A3 दिया है, फिर क्या लिखा है अल्फा 1 अल्फा, बोले किस में एक्स्ट्रा एलिमेंट है C1 में है कि C2 में कि C3 में, C1 में है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा कुछ ना कुछ तो वैल्यू हमको मिलेगा, हाँ या नहीं बोलिए। जब इसको A1 पर ये लेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, तो इसको हम ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसको पहले बंद कर दीजिए, बंद किए, बोले क्या हो जाएगा ये मेरे पास होगा A1 A2 A3, फिर क्या हो जाएगा B1 B2 B3 और C1 C2 C3, बीच में साइन क्या देंगे प्लस, अगर प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस। देखिए प्लस किए, अब जो एक्स्ट्रा एलिमेंट किस में जोड़े थे C1 में जोड़े थे, तो अब ये वाला बंद कीजिए, बोले क्या बचा
अल्फा, तो ये मेरे पास हो जाएगा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, B1, B2, B3 और C1, C2 और C3। अगर जरूरत पड़े तो हम सम ऑफ डिटरमिनेंट में इस तरह पे ब्रेक कर सकते हैं। वो थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है क्योंकि अल्फा इसमें तो था कि एक जैसा मिल गया, लेकिन वहाँ पे तो एक जैसा नहीं मिल रहा है अल्फा 1 B1। तो इस तरह के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को जो है सम ऑफ डिटरमिनेंट के माध्यम से क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे इसको अब तोड़ना है, ये तो और ज़्यादा लंबा चौड़ा हो गया। तो देखिए इसमें क्या गो में एक्स्ट्रा एलिमेंट जुड़ा है, C1 में और C2 में। तो देखिए पहले हम लोग क्या लिखते हैं, A1, A2, A3 लिख दिए, जिसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसको पहले बंद करते हैं। ठीक है, दूसरा बोलिए क्या है, एक इधर भी बंद है तो दो हम बंद कर रहे हैं। देखिए इसमें एक्स्ट्रा है और इसमें एक्स्ट्रा है, बंद किए, क्या हो जाएगा, पहला जोड़ेंगे तो A1। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितना इसमें डिटरमिनेंट का सम होगा। देखिए यहाँ पे एक डिटरमिनेंट है, पहला तो एक, इसमें भी जोड़े तो एक एक कितना हो गया, दो। देखिए 1 2 3 4 फॉर्मेट में ये टूटेगा, कितना फॉर्म में, 4 फॉर्मेट। ये तो कॉमन हो जाएगा ना, ये तो कॉमन रहेगा दोनों में। अब देखिए पहला बंद किए, बोलिए क्या लिखे, A1 A2 A3। दूसरा में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसको भी बंद किए, क्या हुआ, C1 C2। अब बाकी उतार दिए, पहला में तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे में चलते हैं, फिर क्या लिखे, A1 A2 A3। अब इसके बाद वाला एलिमेंट क्या है जो दूसरे में ऐड है, D1 D2 D3 और फिर E1 E2 D3। पहला में क्या किया, पहला सम किया टोटल चीज का। दूसरा हम क्या किया, जिसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है ये वाला पहले बंद कर दिए, एक लिखे। फिर दूसरा जब चले हम लोग तो ये चीज रहेगा, अब इस पे इफेक्टेड होगा। देखिए D1 D2 D3 लिखे, E1 E2 D3। फिर दूसरे केस में गए, अब ये वाला बंद करेंगे, क्या लिखे, B1 B2 B3, C1 C2 C3 और D1। और लास्ट में बोले तो और किस में ऐड है, ऐड ये वाला है ना, तो ये वाला, सॉरी हाँ ये वाला अब आ जाएगा, B1 B2 B3 D1 D2। फिर से एक बार समझा देते हैं, सम ऑफ डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या है। ये तो आप समझ कि जो पहला है पहला, लेकिन अगर एक से अधिक रहे तो कैसे करते हैं। पहले ये डिटरमिनेंट को लिख दिए, सबसे पहले जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना, जो प्लस हम किए उसको कुछ देर के लिए ओमिट कर दीजिए। ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, खत्म कर देते, क्या लिखे, A1 A2 A3 C1 C2 C3 और E1। इसमें तो कहीं दिक्कत ना। अब देखते हैं किसमें हम एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, तो C1 में भी ऐड किए हैं और C2 में। तो पहले फोकस रहता है C2 पे, C2 में क्या ऐड किए हैं, D1 D2 D3। तो ये मेरा रहेगा A1 A2 A3 लिख दिए हैं, D1 D2 D3 लिख दिए, फिर छाप दिए। पहला क्या किया कि सबका कोफिशिएंट ले लिए। दूसरा में जो इफेक्टेड, किस पे पहले फोकस करेंगे, C2 पे इफेक्टेड। अब पुनः आते हैं, अब आए C1 पे, क्या हम लोग जोड़ रहे हैं, B1 B2 B3। अब इसका कोफिशिएंट क्या कि A1 तो ले चुके हैं, अब क्या लिखे, B1 B2 B3। फिर ये C1 क्या कि ये तो कर चुके हैं, C1 C2 C3 और E1। अब लास्ट जब बचता है तो C2 में हम क्या जोड़े हैं, D1 D2 D3। इसमें क्या है, C1 C2 C3। अब जो फर्स्ट का जो है एलिमेंट B1 B2 B3 वो लिख के फिर इसका एलिमेंट, फिर इसका हम इसमें बगल में लिख देते हैं नियम। जो अगर स्टेप भूल गए, फर्स्ट में क्या लिखते हैं कि टोटल, पहले जो मेन है, मेन जो पार्ट है वो लिखे। सेकेंड केस में C2 का जो ऐड किए हैं उसको लिखते हैं, C2 वाले को फोकस करते हैं। तीसरा बोलिए क्या करते हैं, C2 के बाद फिर C1 वाले पे फोकस करते हैं। और लास्ट में चौथा हम क्या करते हैं, C1 और C2 का जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसी पे ऐड करके फोकस करते हैं। बस इतना ही चीज लिखना। ये ऐसे बताए, मेरी ये लिखे। पहला हम लोग क्या करते हैं, उसके कोफिशिएंट लेते हैं, नंबर 1 में क्या लेते हैं, कोफिशिएंट। दूसरे केस में क्या करते हैं, देखिए पहला कोफिशिएंट, दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, किस पे फोकस करते हैं, ये D1 पे किया, सेम चीज है। तीसरा पे जब चलते हैं तो इसको बंद करते हैं, ये वाला बंद करते हैं, B1 B2 B3 C1 C2 से क्लियर है। फिर चौथा में जब चलते हैं B1 और D1, फिर ये लिखते हैं कहीं कहीं जगह। पहला हम क्या करते हैं, सबका कोफिशिएंट लेते हैं, दूसरे में फोकस क्या करते हैं, C2 पे। फिर तीसरे में जब फोकस करते हैं तो C1 का जो एडिशनल पार्ट है, और चौथे में फोकस क्या करते हैं, C1 प्लस जो इसका एक्स्ट्रा है वही लिखते हैं। तो इतना चीज आपका डिटरमिनेंट का आज हम लोग कितना प्रॉपर्टीज पढ़े, 6 पढ़े, और 2-3 कल है। कल हम लोग 2 मात्र प्रॉपर्टीज है, कल हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज पढ़ाए थोड़ा सा